नमस्कार। झारखंड में छात्रों युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है। मुद्दा पीछे छूट गया कि किस मसले को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, मांगे क्या हैं। तुलना हो रही है दिल्ली के जंतर मंतर से और झारखंड के प्रोटेस्ट की। और इसी शोर में वो मुद्दे कहीं गुम से हो रहे हैं। तो मुद्दा क्या है, वहां क्या चल रहा है, जंतर मंतर से इसकी तुलना करने की क्यों कोशिश हो रही है, वहां सरकार क्या सोच रही है और सरकार क्या कह रही है। ये सब समझने के लिए हमारे साथ हैं रांची से वरिष्ठ पत्रकार विवेक सिन्हा। विवेक जी का स्वागत है और हम जानेंगे, समझेंगे कि ऐसा इस शोर में उन मुद्दों पर कि आखिर बच्चों में इतना आक्रोश क्यों है? ये सब जानते हैं। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ, पेपर लीक का ही मसला था। एसएससी का पेपर लीक, नीट पेपर लीक से शुरुआत हुई थी, उसपे तमाम बातें और जुड़ती चली गई। लेकिन झारखंड में तो पिछले 10 साल से यही प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो जैसे ही जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, झारखंड में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। तो उसके एक ही पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। मुद्दा क्या है? छात्रों की मांग क्या है? सरकार का रुख क्या है? सरकार को का रवैया क्या है? और 25 जुलाई से अब तक बात कहां तक पहुंची है? और साथ ही साथ वहां की मीडिया इस आंदोलन को कैसे देख रही है? दिल्ली की मीडिया जो यहां से गई है, वो इस आंदोलन को कैसे देख रही है? तो इसीलिए विवेक जी, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि आज की स्थिति में वहां क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? नमस्कार प्रभाकर जी। बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है ऑनलाइन। तो देखिए, जैसा आपने बोला कि 10 साल से, तो 10 साल नहीं है मामला। झारखंड जब से बना तब से ये मामला चल रहा है। झारखंड में शायद ही कुछ चुनिंदा एग्जाम ऐसे होंगे जिस पर विवाद नहीं हुआ हो, जो मामला कोर्ट में नहीं गया हो। पहली जेपीएससी झारखंड 2000 में बना, हम सब जानते हैं। पहली जेपीएससी होनी चाहिए थे 2001 में, क्योंकि 2000 के 15 नवंबर को झारखंड का निर्माण हुआ। उसके बाद अगले साल से जेपीएससी काम करना शुरू करके एग्जाम लेना शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि 2005 में पहली जेपीएससी हुई, फिर 6 में, और उसके बाद करते करते अभी 14वीं जेपीएससी हो रही है। यानी अब स्थिति यह है कि हर पुराना बैकलॉग भी है, और साल दर साल एग्जाम लेट होते जा रहे हैं। 14वीं जेपीएससी का एग्जाम जो है, पहली जेपीएससी दूसरी जेपीएससी सब जांच के दायरे में, सीबीआई जांच कर रही है। आप समझिए इस बात को कि पहली जेपीएससी भी सीबीआई के दायरे में है, जांच के दायरे में, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बहुत सारे जो अधिकारी है उन पर उनकी नौकरियों पर तलवार लटक रही है। कुछ हो सकता है 2-4 महीने में रिटायर हो जाए, ज्यादातर लोग रिटायर हो जाएंगे इतने दिनों बाद। उसमें भी पहली जेपीएससी और दूसरी जेपीएससी के अलावा भी जितने भी जेपीएससी हुए, उसमें झारखंड के नेताओं के, अफसरों के करीबियों को नौकरी मिलने का आरोप लगता रहा। वो एक अलग मामला है, वो अदालत में चल रहा है। लेकिन ये जो मामला है 2026 का, 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट आता है 2 तारीख को, 2 जुलाई को, पहले प्रीलिम्स का। और 2 जुलाई को प्रीलिम्स के रिजल्ट आते ही ओएमआर सीट में गड़बड़ी सामने आने लगती है। ऐसी ओएमआर सीट सामने आई जो बाहर के कैंडिडेट थे, उनके नंबर कम थे, फिर भी वो पास करते हुए दिखते हैं। विवाद यहाँ से शुरू हुआ, हंगामा शुरू हुआ। स्थानीय नेता जो है, जो छात्र नेता है, वो 5 तारीख को धरना प्रदर्शन करते, 5 जुलाई को, अभी की बात नहीं है, 5 जुलाई की। और फिर यह मामला धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। फिर पता चलता है कि इसमें भारी गड़बड़ी है, ओएमआर सीट ही बदल दी गई है। क्वेश्चन पे जो आंसर सीट नहीं जारी किया, कि जो आंसर सीट जारी किया जाता है तमाम जो एग्जाम्स के बाद, वो जारी नहीं किया गया। कई तरह की इसमें गड़बड़ियां सामने आने लगी। सीबीआई, सरकार को भी इस बात की पूरी आशंका थी कि गड़बड़ी हो रही है, तो सरकार ने सीआईडी को जांच सौंप दी। सीआईडी ने जेपीएससी में छापेमारी की। सोचिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में छापेमारी की। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष है एल ख्यांगते, बड़े अफसर है, झारखंड के मुख्य सचिव से रिटायर हैं और ईमानदार छवि के माने जाते रहे थे तब तक, जब तक कि ये मामला खुला नहीं। तो उनसे भी पूछताछ हुई, लंबी पूछताछ हुई। फिर
धीरे धीरे करके परत दर परत खुलता रहा। पता चला कि जो टीडीपीएल करके एक कंपनी है, उसका नाम है, मैं बता रहा हूँ, टीडीपीएल। तो वो, उसको आपको मालूम ही है कि पूरे देश में परीक्षाएं जो है आउटसोर्स कर दी गई हैं। परीक्षा लेने, परीक्षा पत्र तैयार, प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर आंसर जांचने से लेकर तमाम जो चीजें हैं और जो टेक्निकल सपोर्ट है उसके लिए सरकार बाहर की कंपनियों पे और टेंडर के जरिए कर दे अब करती है। इसी में टीडीपीएल जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में बैन है, उस पर काली सूची में उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इस कंपनी के नाम आ चुके हैं कई एग्जाम्स में। उसको झारखंड में ठेका मिल जाता है और वही जेपीएससी का एग्जाम ले रही है। अब उसमें एक अभय तिवारी नाम का है, जो कि अभय तिवारी भी एक शोध का विषय ही है कि अभय तिवारी जो है वो हर एग्जाम में टॉप करता रहा। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के कम से कम 12-13 एग्जाम उसने दिए, अलग अलग एग्जाम, लोक सेवा आयोग के जो एग्जाम जो कंडक्ट करते उसमें अलग अलग एग्जाम दिए, हर में वो टॉप करता रहा। फिलहाल वो गोड्डा के एक पोड़ैयाहाट एक विधानसभा है, वहां उसी ब्लॉक में वो सप्लाई ऑफिसर पर तैनात था। साथ ही साथ वो टीडीपीएल में जो जिस कंपनी ने एग्जाम लिया उसमें अमय तिवारी या अभय तिवारी के नाम से वो वहां मार्केटिंग मैनेजर भी बना हुआ था। यानी एक सरकारी अधिकारी, गजेटेड अधिकारी दोनों जगह काम कर रहा है, नाम बदला हुआ है और सरकार को मालूम नहीं है। और वो एग्जाम में टॉप करता था, कोचिंग सेंटर से उसकी सेटिंग होती थी और वो दिखलाता था कि देखिए हम मेरी पहुंच इतनी बड़ी है कि हम हर एग्जाम में टॉप कर रहे हो। कांस्टेबल तक का भी एग्जाम देता था, आप सोचिए इस बात को, कांस्टेबल का भी एग्जाम देता था और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स है उसका। तो ये जो है अलग अलग एग्जाम, मतलब जो लोअर ग्रेड से लेकर अपर ग्रेड जो एग्जाम है वो सब का एग्जाम देता, सब में टॉप कर जाता था और उसके बाद वो एक उस जरिया बनता था उस। जी, अनम्यूट करिए। एक 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 चीज समझना है कि यहाँ जो स्थिति है वो तो कुछ मतलब और भयावह है कि ये यहाँ केवल पेपर लीक का मसला नहीं है, मतलब भयंकर भ्रष्टाचार का मसला है। एक ही आदमी अलग अलग परीक्षाओं में टॉप करता है, एक ही आदमी नंबर करके स्पेलिंग में चेक करके जाकर के नौकरी करता है, सरकार को पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों में, युवाओं में तो आक्रोश होगा ही ना भाई। हम अदर एक नौकरी के लिए मरे जा रहे हैं, एक के बाद एक अटेम्प्ट करते हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं या जांच हो रही है, और एक आदमी है जो कई परीक्षाओं में टॉप करता है और नौकरी मिल रही है। तो बच्चों का गुस्सा तो स्वाभाविक है, उसे समझा जा सकता है। बिल्कुल। अब आप देखिए उसमें क्या है, जो जानकारियां मिल आ रही है यहाँ पे छप भी रही और बहुत सारी जानकारी सीआईडी की तरफ से भी आ रही है। उसमें ये है कि इंडियन नेवी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के असिस्टेंट और ये दो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है, उसमें भी वो पास कर चुका है। अब सोचिए आप, पढ़ने में हो सकता है अच्छा हो, क्रैक कर लेता हो, लेकिन वो उसमें भी पास कर चुका है। और 13 कुल एग्जाम है जिसमें वो क्रैक करके वो पूरा माफिया उसके और अपनी अपनी पत्नी को भी नौकरी लगा चुका है। बड़ी बात यह है कि उसकी पत्नी भी सरकारी नौकरी में, उसका साला भी सरकारी नौकरी में, झारखंड सरकार में ही। तो ये स्थिति है एक एक शख्स की। लेकिन सवाल ये है कि इसमें सिर्फ वो एक मोहरा। जी, ये बात, हाँ, ये मैं जब ये बात कह रहा था तो मुझे भी लगा कि एक आदमी जब लगातार तैयारी करता है वो कई परीक्षाओं में टॉप कर सकता है, कई परीक्षाओं में सिलेक्शन हो सकता है। तो मुझे एक फीलिंग आई कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे आपने कहा कि पत्नी भी, रिश्तेदार भी, तो एक ही घर में सारे योग्य और सारे बुद्धिमान आदमी तो नहीं आ सकते ना। तो ये तो बता रहा है कि मतलब ये सब कुछ सेटिंग का खेला है। बिल्कुल। बिना सेटिंग का तो कि यहाँ पर नौकरी सवाल ही नहीं उठता झारखंड में। और जेएसएससी, झारखंड सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो वो उसके एग्जाम में भी अभी कुछ दिनों पर, पिछले साल सितंबर में एग्जाम हुआ, पूरा इंटरनेट पूरे राज्य में बंद गया। उससे पहले एग्जाम हो चुका था एक बार, जेएसएससी 2019 का की जो वैकेंसी थी, 2025 में उसका एग्जाम हो रहा और उसमें भी भारी गड़बड़ी पाई गई। उसके बाद पूरे इंटरनेट बंद करके और तरह तरह की
जो कह सकते हैं पाबंदियां लगा के एग्जाम लिया गया। अब उसमें हालांकि नौकरियां बहुत लोगों को मिल चुकी है और नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी के आरोप लग रहे। तो JSSC यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, दो जो बड़े सरकारी नौकरी देने वाले संस्थान है सरकार के, दोनों झारखंड को पूरी तरीके से युवाओं को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। और इसके इसके ऊपर जिसकी जिम्मेदारी वो सब जानते हैं, लेकिन ये इसके जो अधिकारी, क्लर्क, चपरासी सब मिले हुए। अब JSSC CGL के एग्जाम में और भी एग्जाम हो रहे थे, जो JSSC लेता है उसमें एक जो JSSC का शायद कांस्टेबल था, उसके पास एक पूरी लिस्ट थी जो एग्जाम पास कर चुके कैंडिडेट थे। वो कैंडिडेट वो लिस्ट लेकर गांव गांव घूम रहा था, जिस जो पास कर चुके थे उनके घर में जा रहा था, उनसे मिलकर बात करके सेटिंग कर रहा था कि आपको हम नौकरी दे देंगे, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अब सोचिए इस हद तक है। मान लीजिए आपका घर दिल्ली के किसी इलाके में है, आपके पास वो पहुंच जाएगा, बोलेगा या फोन करेगा और वो कहेगा कि आपका नाम आया है, आपको तो पता ही होगा रिजल्ट पास कर गए आप, लेकिन आपको नौकरी चाहिए तो आप इतने पैसे दीजिए। उसमें फिर खेल क्या होता है कि आपके पास पैसे नहीं होंगे इतने एक साथ 25 लाख, 40 लाख, 30 लाख, जितने मान लीजिए कि आपको DSP की नौकरी चाहिए तो 1 करोड़, उससे कम है तो ये सब रेट फिक्स है। मान लीजिए आपको क्लरिकल जॉब में है तो 10 लाख, 20 लाख रुपए का रेट है। फिर वो आपका सारा सर्टिफिकेट ओरिजिनल रख लेगा, सारा का सारा सर्टिफिकेट उस दलाल के पास। और एक दो दलाल नहीं है, पूरा गैंग काम करता है, जिसके हाथ में जो जितनी पैरवी लगी वो सारा सर्टिफिकेट आपका रख लेगा। अब आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, नौकरी आप दूसरी भी नहीं कर सकते ढंग से। अगर आपके पास कहीं मौका मिला तो आपको चाहिए सर्टिफिकेट ओरिजिनल, तो मजबूरी आप खेत बेचिए, जमीन बेचिए या जैसी भी बेचिए। तो ये स्थिति है। और आपको यकीन नहीं होगा, झारखंड में जितने भी छात्र एग्जाम देते हैं और जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है या जिनके परिवार में थोड़ी संपन्नता है, वो कोशिश करते हैं कि पैसा देकर ही सब कुछ कर लिया जाए, ताकि वो घर में एक नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाए। और दूसरी इसमें बड़ी बात यह है कि होता क्या है कि अब JSSC से या फिर JPSC से जिसने पास किया, अभी आपने ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग के 20 दिन बाद गिरफ्तारी हो जाती है। क्यों गिरफ्तारी हो रही है? रंगे हाथ घूस लेते हुए। ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही है कोडरमा जिले में, और कई कई मिसाल अब तो जुबानी याद नहीं, लेकिन कई ऐसे। जब पैसा देकर नौकरी लेगा, वो तो कमाने के लिए जा रहा है, तो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया दे करके, खेत बेच करके, गिरवी रख करके अगर वो कोई जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जा रहा है पैसा कमाने के लिए पहले ही। तो वो तो फिर चाहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके कि उसने जो खेत गिरवी रखा है, चाहे जो भी अपनी संपत्ति गिरवी रखी है, चाहे वो इंटरेस्ट भी पैसा ले रखा होगा, कि उसे तुरंत लौटा दे। तो वो हाथ पांव मारेगा, हाथ पांव मरेगा तो फिर गिरफ्तारी होगी। यही वजह है फिर तो। बिल्कुल, देखिए अब मान लीजिए किसी ने कर्ज लेकर लिया, लोन लिया, किसी भी तरीके से लिया, वो पैसा तो उसे वापस करना है। तो ये सिस्टम है। अब इसमें एक और मामला आता है कि ये तो हो गया एग्जाम की दिक्कतों का। दूसरा कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो करते हैं BA, MA, BSc या जो भी साइंस, टेक्निकल एजुकेशन है नहीं। अब चाहिए सरकारी नौकरी। अब मान लीजिए किसी ने MA किया। अब कल मैं गया था यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। अब बहुत लोग को मालूम भी नहीं होगा, इस देश में एक विभाग ये भी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एक अलग स्टोरी होनी चाहिए पूरे देश भर में कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की उपयोगिता क्या है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में झारखंड सरकार ने 2019 में ये कहा कि आप छात्रों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और उसके लिए बड़ी पैमाने पर आ, पूरे राज्य भर में छात्रों ने अपना नाम वहां पर नाम दर्ज कराया, सब कुछ जो होता है फॉर्मेलिटी पूरा की। 2019 का मामला, आज हो गए 2026। अब देखिए क्या है कि अभी तक जो है वो उनको भत्ता नहीं मिल रहा है। 30,000 में गया था मैं, रांची के दफ्तर में 30,000 लोग पिछले साल तक दर्ज हो चुके थे। उसमें 1,700 लोगों को नौकरियां मिली है, वो भी सरकारी नहीं,
अलग अलग, जैसे कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड की या फिर क्लरिकल जॉब कहीं पे है, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर जो आउटसोर्सिंग के जरिए होती है वो होता है। विभाग में 7-8 कर्मचारी काम करते हैं। बड़ी बिल्डिंग बन रही, करोड़ों की लागत से एक बड़ी बिल्डिंग भी बनाई जा रही। रांची एक जिले की बात है, हर जिले में बन रहा हो, वहां कोई काम नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनसे काम लेने का तरीका नहीं ढूंढा, नई तकनीक है। अब सरकारी नौकरी भी नहीं है झारखंड में, किसी भी इसमें उतनी निकलती नहीं, सब कुछ आउटसोर्स है। आप जो अपर लेवल का है, जो आईएएस अफसर है, या फिर अ, जो अधिकारी होते हैं, जो गजेटेड अधिकारी, ये कुछ ऐसी चीजें जिसमें बहुत जरूरी है टेक्निकल नॉलेज, वो छोड़कर बाकी जो क्लरिकल जॉब पूरी तरीके से जो आउटसोर्स किए जाते हैं। आउटसोर्स वाले जो गड़बड़ियां करते हैं वो अलग बात है, उसमें उनको तनख्वाह 12,000 रुपये जो सरकार देती है, 25,000, उनको उनके जेब में 12,000 रुपये मिलते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए देखिए, करप्शन सिर्फ एक जगह नहीं है। आपने आउटसोर्सिंग कंपनी को, आप मंत्री, आप विधायक है, आप या बड़े साहूकार टाइप ये पैसे वाले, आपने कंपनी बनाई, आपने आउटसोर्सिंग सरकार से ठेका लिया, फिर उसमें आउटसोर्सिंग के जरिए लोगों को भर्ती किया। फिर किसी विभाग में, मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग में है, या किसी दूसरे खाद्य आपूर्ति विभाग में, वहां पर आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर और दूसरे जो क्लरिकल जॉब होते, उसके लिए उनको नौकरी दे दी। उन्हें मिलना चाहिए सरकार के हिसाब से 25,000, 30,000 रुपये, ये जो भी रेट फिक्स है, लेकिन उनके खाते में आते 20,000, 18,000, 17,000, जैसा जिसका लेवल है बार्गेनिंग का, उस हिसाब से काम जैसा। अब जो 12,000, 14,000 में मान लीजिए जेपीएससी कर्मचारी काम कर रहा है, या किसी भी विभाग में, सरकार के सचिवालय में जो आउटसोर्स, वो 12,000 में नौकरी करेगा तो करेगा कैसे इस जमाने में, जहां आपको मालूम है क्या स्थिति है महंगाई की, या तमाम तरह की स्कूल फीस से लेकर सब चीज। तो वो दूसरा रास्ता अपनाता है, और इस तरह से मान लीजिए जेपीएससी में है या एसएससी के दफ्तर में काम कर रहा है जो आदमी, वो बन जाता है दलाल या मेडिएटर। अब मेडिएटर बन गया तो अधिकारी के लिए भी आसान है कि उनको डायरेक्ट कैंडिडेट के पास नहीं जाना। मंत्रियों के पास हो सकता है कि बहुत सारे मंत्री इन्वॉल्व हो, या बहुत सारे नेता इन्वॉल्व हो इसमें, वो तो जांच में है, लेकिन एक जो दलाल जो पैदा हो रहा है, इसी वजह से पूरे झारखंड में ये हो रहा है। तो एक अभी बड़ा अभी जी एक बात समझनी है कि जो बात आप बता रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वहां सबको ये बात पता है, बच्चों को पता है, आपको पता है, पत्रकारों को पता है, सबको पता है। तो ये बात तो मुख्यमंत्री को भी पता होगी, और मुख्यमंत्री तो युवा हैं। मुझे लगता है कि युवाओं को, युवा मंत्रियों को, युवा मुख्यमंत्रियों को हम देखते हैं तो हमारे मन में एक बड़ी स्वाभाविक सी होती है कि ये बच्चों की बात सुनेंगे, ये रोजगार की बात सुनेंगे, परीक्षा की व्यवस्था को ठीक करेंगे, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था को ठीक करेंगे। तो ये बात क्या हेमंत सोरेन को नहीं समझ में आ रही है क्या कि ये सब राज्य में हो क्या रहा है? इसलिए जो आप बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बाकी राज्यों से झारखंड, मतलब इस मामले में तो झारखंड में स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि लीडरशिप में आपको सिर्फ ईमानदारी के साथ काम नहीं करना होता। आपके आसपास या आपके अधिकारी जब तक ईमानदार नहीं होंगे, या आपका कंट्रोल अधिकारियों पर नहीं होगा। होता क्या है कि हेमंत सोरेन ने एग्जाम का, कैलेंडर का और सब कुछ का यहाँ पर बहुत अच्छे, मतलब यहाँ पे हाल के दिनों में बहुत सरकारी नौकरियां मिली है। हम, मुझे नहीं लगता कि झारखंड के अलावा कहीं दूसरे राज्यों में इतनी नौकरियां सरकार की तरफ से मिली होंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ साथ लेबोरेटरी, जो सरकार के लैब होते हैं, बहुत स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई है। उसमें कोई शक नहीं है कि सरकार के तरफ से नियुक्तियां बड़े पैमाने पर हुई, और सरकारी हेमंत सोरेन की तरफ से अगर उनके विजन से देखें तो वो ये जो ठेका पट्टा वाला काम होता है उसके खिलाफ है। उनके मुताबिक ये सब जो भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, वैकेंसी जो सरकारी होनी चाहिए। और यहीं पर क्या हो रहा है कि यहीं पे जब जैसे ही वैकेंसी अब सरकारी निकल रही है, परमानेंट जॉब की, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की नहीं, तो फिर एक मौका मिल रहा है, जो अधिकारी बैठे हुए हैं या फिर कोई दमदार नेता है वो बैठा हुआ, उसके पास एक बड़ा मौका है कि वो पैसा कमाने के लिए एक रास्ता मिल जाता है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में होता क्या है कि उसमें बहुत सारा ऑप्शन नहीं होता। उसमें मान लीजिए कि किसी को कोई आउटसोर्स कंपनी है, 20,000, 25,000 की नौकरी के लिए महीने
मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा वो 50,000 रुपये दे दिए, वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं। लेकिन जैसे ही परमानेंट नौकरी की बात होती है, और सरकार ने हाल के वर्षों में बहुत परमानेंट नौकरी दी है, किसी भी दूसरे राज्यों की अपेक्षा के मुताबिक मुझे लगता है, और केंद्र सरकार की अपेक्षा तो मुझे ये लगता है ज्यादा नौकरी झारखंड के सरकार हो, चाहे वो टीचर्स की नौकरी हो या फिर जो स्कूलों में या कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स की बड़े पैमाने पर तैनाती भी, और अलग अलग जो लैब होते हैं अलग विभागों में बहुत नौकरियां जी मिली है। लेकिन दिक्कत इसमें क्या है कि अधिकारी जो है वो अधिकारियों के पास सब जानकारी, वो हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहे या रघुवर दास रहे या फिर शिबू सोरेन खुद क्यों नहीं रहे या फिर बाबूलाल मरांडी, ब्यूरोक्रेसी का जो सिद्धांत है, मैक्स वेबर का जो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है उसके मुताबिक सर, राजा कोई भी हो, ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब, अगर वो उस पर कंट्रोल नहीं है राजा का, तो वो अपने हिसाब से राजा को नचाती है या काम करवाती है। और यही नतीजा झारखंड में है। झारखंड का के बारे में ये अधिकारियों के बारे में खास तौर से ये सब जानते हैं कि भारत के सबसे करप्ट अधिकारियों में झारखंड, आपने देखा होगा पूजा सिंघल IAS UPSC टॉपर, महज 21-22 साल में टॉप करने वाली। इसके अलावा बहुत सारे IAS, झारखंड के IAS अधिकारी जेल में जा चुके हैं, जेल में हैं या जमानत पर है। ये स्थिति आपको बता रहे हैं। मनरेगा से लेकर गरीब आदमी से लेकर जो मनरेगा मजदूर से लेकर छात्रों तक को ठगने का काम यहाँ के अधिकारी करते हैं। और मंत्री जो है या नेता, जो नेतृत्व जो है, वो या तो निस्सहाय है या फिर उनके पास ऑप्शन नहीं है कुछ कि क्या करे, कहाँ से लाए, या फिर खुद भी उसमें हिस्सेदारी ढूंढने लगते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। ये वाली जो बात आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी चला रही है और ब्यूरोक्रेसी कट है, तो ये भी देखना तो मुख्यमंत्री का काम है। ये हम नहीं कह सकते कि इसलिए कि राजा जो चाहेगा ऐसे सरकार इस बात की, भाई आपने कहा कि शुरू से झारखंड के रास्ते में आने से लगातार ये चीजें बनी हुई है और ब्यूरोक्रेसी चला रही है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, परीक्षाओं का हाल। ये जो वहां प्रोटेस्ट चल रहा है 25 तारीख से शुरुआत हुई, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक कर रही थी। ऐसा क्या? हाँ, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है कि सरकार को पता है, स्थिति पता है, सबको पता है, उसके बावजूद जब बच्चे अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका प्रोटेस्ट जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की तरह से नहीं है जहां पर मांग की जा रही थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। पहला एक मांग थी, शुरुआत ऐसे हुई थी। झारखंड के प्रोटेस्ट में ऐसी कोई मांग नहीं है। झारखंड के प्रोटेस्ट में ये मांग है कि भाई बेहतर शिक्षा, बेहतर परीक्षा दे दो, जांच करा दो, जांच कराओ तो नतीजे निकालो, और अब तक जो गड़बड़ियां उसे ठीक करो, एग्जामिनेशन कैलेंडर लागू करो। तो ये तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गतिरोध भी होना चाहिए था। वो तो पहले दूसरे तीसरे दिन वहां मिल बैठ करके बात हो जानी चाहिए थी, या हेमंत सोरेन को संदेश भेजना चाहिए कि में सब बातें पता है और आपकी हर बात से हम इत्तेफाक रखते हैं और हम इस पर करेंगे। तो यहाँ गतिरोध कहाँ दिख रहा है विवेक जी? हाँ, ये देखिए अच्छा सवाल है, क्योंकि गतिरोध का अब यहाँ पर हुआ क्या कि सर, अब दिक्कत क्या है कि पूरे भारत में चाहे सरकार किसी की भी हो, तब तक जब तक आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, शांति से आप धरने पे बैठे हुए, आवाज सुनाई नहीं देती। आपने देखा होगा जंतर मंतर पर यही हुआ कि सरकार से बातचीत, तब तक लाठीचार्ज के बाद और तमाम तरह की चीजें होने के बाद सरकार के कान में आवाज पहुंची। तो ये जो स्थिति हो चुकी है पूरे देश की, सिर्फ झारखंड की नहीं, जब तक आप सत्याग्रह करते हैं, अमन चैन से बात करके बातचीत का रास्ता अपनाते हैं, वो तब तक उपाय सरकार भी सोचती है 2 दिन में 4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये जो जंतर मंतर पर जो हुआ और उसके बाद अब सब्र नहीं रहा, नई पीढ़ी में तो बिल्कुल सब्र नहीं है कि आखिर 1 साल 2 साल 3 साल तक ही हम लोग देखेंगे कि क्या गड़बड़ी हो रही है। लेकिन अब आप सोचिए कि एक एग्जाम देता है, आज वैकेंसी निकला, दूसरा एग्जाम उस वही उसका वैकेंसी निकलने के 5 साल 8 साल बाद एग्जाम हो रहा है। तो ये
सब्र तो टूटना ही था। अब ये झारखंड वाली जो बात है कि आखिर मुख्यमंत्री से बातचीत क्यों नहीं हो रही है, यहाँ हो क्या रहा है कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो कि पिछले 2019 के बाद से बीजेपी के पास नहीं है। और सब बहुत लोग जानते ही हैं कि झारखंड भले ही गरीब राज्य हो सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से, लेकिन यहाँ जो मिनरल्स है और जो इसकी आर्थिक ताकत है वो इतनी बड़ी ताकत है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था यहाँ से प्रभावित होती है। इससे ये अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर राजधानी जो एक्सप्रेस होती है या बड़ी बड़ी ट्रेनें होती हैं उसको रोककर मालगाड़ी पहले निकाली जाती है। मालगाड़ी जिसमें कोयला जाता है, आयरन ओर जाता है और दूसरे मिनरल्स जाते हैं। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पर रांची से एक मिसाल के तौर पर, जो दर्शक समझ नहीं रहे झारखंड को, उनके लिए रांची से टाटा से जमशेदपुर से चक्रधरपुर भारत का सबसे अधिक पैसे देने वाला रेल मंडल है। सबसे अधिक पैसा वहीं से आता, माल ढुलाई से पूरे भारत में आयरन ओर जाता वहां से। तो वहां जमशेदपुर से चक्रधरपुर की दूरी 50 किलोमीटर है। और बड़ा एक है, छोटी सी जगह, लेकिन वो रेलवे के हिसाब से बड़ा इलाका, बड़ा एरिया है। वहां तक ट्रेन से जो लोग सफर करते हैं 3 घंटे में करते हैं। सोचिए, वो सिर्फ 25 मिनट 30 मिनट का रास्ता 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि मालगाड़ी को निकालना होता है। पहले मालगाड़ी जाएगा, उसके बाद फिर जो सरकार के जो काम करते, जैसे स्कूल में टीचर है, जमशेदपुर में रह रहे, वहां से आ रहे, या फिर रेलवे में काम कर रहे हैं, तो ये सब सारी दिक्कतें होती। तो झारखंड आंदोलन चल रहा, वहां पे भी लगातार मांग हो रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब किसी दिन ट्रेन रोक देगा, पटरी उखाड़ देगा, तुरंत सुनवाई होगी। तो ये जो तरीका है सरकार का, सरकार को इस बात का बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जो बातचीत का रास्ता है वो सबसे आसान है और कोई गलत बात नहीं है। इससे पहले कम से कम दर्जनों बार आंदोलन हो चुके हैं कि पहले जेपीएससी का अध्यक्ष नहीं रहता था, एक एक 2-2 साल तक अध्यक्ष नहीं, अभी भी अध्यक्ष नहीं है जेपीएससी का। सरकार को फौरन दूसरा अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए। अध्यक्ष नहीं होने से क्या होता है कि कोई भी काम नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको आधिकारिक, उसको वो सिग्नेचर ही, उसको सिग्नेचर चाहिए सब जगह। उसका अध्यक्ष के इससे ही रिजल्ट निकलेगा या अगली वैकेंसी आएगी या जो भी है। वो अभी नहीं है, ख्यांगते के इस्तीफा दिए कई दिन हो चुके, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट ने जवाब मांगा इस पे कि होना क्यों नहीं चाहिए। इससे पहले नीरज सिन्हा को हटाया गया। सालों कई बार हो जाता है कि 1-1 साल तक अध्यक्ष नहीं रहा। इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर अगर अध्यक्ष नहीं है तो ये दिक्कत है। तो अब इसमें बातचीत क्यों नहीं हो रही? बातचीत इसलिए नहीं हो रही है, मुझे जैसा लगता है कि इसमें क्या हो रहा है कि वो बीजेपी जो है इसमें अपना, क्योंकि वो सब राजनीति कर रही है, डायरेक्ट इन्वॉल्व भी नहीं है, लेकिन बीजेपी चाह रही किसी भी तरीके से हेमंत सोरेन सरकार को प्रभावित किया जाए। प्रभावित इसलिए किया जाए क्योंकि जंतर मंतर पर जो नुकसान हुआ सरकार की छवि को, वो उसकी भरपाई आखिर क्यों हो, कैसे होगी? तो जंतर मंतर के नुकसान की भरपाई इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पर झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की मिली जुली सरकार है। वहां राहुल गांधी बोल रहे हैं तो भाई आपकी सरकार भी यही यहाँ पर है। हालांकि राहुल गांधी ने बात की, कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, लेकिन ये एक कोशिश इस बात की है पूरे देश भर में। और इसीलिए जो मीडिया के लोग जो आए हैं, बहुत सारे मीडिया, जो अमन चोपड़ा और बहुत लोग देखे होंगे भी आप, आकर चले गए, तो उसके पीछे एंगल यही माना जा रहा है कि झारखंड को किसी तरीके से पूरे देश भर में ये बताया जाए कि झारखंड में भी उतना ही करप्शन है, ये स्थिति खराब है, पेपर लीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है जो कि नेट में जैसा हो रहा है। ये कंपैरिजन कर रहा है, किया जा रहा है। दो सरकारों की लड़ाई हो गई, उसमें बीजेपी के नेता पूरी जोर शोर से लगे हुए, और जो 11 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी छात्रों की ओर से, उसमें एक महाधिवक्ता है जो माना यह जाता है कि बीजेपी के समर्थक, वो पिछले सरकार में भी थे। वो उन महाधिवक्ता का आखिर क्या काम? छात्रों के बीच में एक पत्रकार भी है, एबीपी के नेता भी है उसमें। तो ये सरकार का कहना है कि जो छात्र हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो जिन्होंने जेपीएससी एग्जाम दिया, जो प्रभावित है डायरेक्ट, उनकी टीम बनाइए 5 लोगों की, आके बात कीजिए। और इनका कहना है कि अड़े हुए हैं कि नहीं 11 लोग ही करेंगे, तो मामला यहाँ पे फंस रहा है। अभी
मैंने कहा कि अभी की स्थिति क्या है? कल आप देर शाम तक थे। कुछ बातचीत होने जा रही है, कुछ बातचीत हो रही है? हाँ, माना ये जा रहा है कि देखिए अभी थोड़ी देर पहले भी जो कुछ मंत्रियों ने कहा भी है स्थानीय मीडिया में यहाँ पे कि बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन अब वही डेलीगेशन अब क्योंकि विधानसभा भी चल रहा है, जो क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखिए विधानसभा चल रहा है और विधानसभा शुरू हुए सिर्फ एक दिन हुआ। तो इतनी आसानी से मुझे जैसा लगता है कि विधानसभा चलते हुए कोई सरकार कोई विपक्ष जो है इस मामले को ठंडे बस्ते में जाने नहीं दे सकता। 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को बड़ा जो है घेराव है, विधानसभा का घेराव भी है, प्रस्तावित है। तो ये 3 दिन का ये मामला हो गया। अगर विधानसभा घेराव का प्रस्ताव है तो भाई वो प्रस्ताव कैसे टल जाएगा? एक ये हुआ, सरकार विपक्ष जो है चाहे जो भी विपक्ष में हो वो चाहती है कि थोड़ा मामला लंबा खींचे। कल जो है यानी 8 तारीख को अ, झारखंड में या पूरे देश में जो आदिवासी दिवस मनाया जाता है, बड़ा प्रोग्राम है विश्व आदिवासी दिवस, उसको लेकर भी एक बड़ा कार्यक्रम जहाँ पे ये जंतर मंतर झारखंड का जिसको जंतर मंतर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम बताते हैं, वहां पर से लेके थोड़ी दूर मतलब वहां से 50 मीटर दूर जेल है जिसे म्यूजियम बना दिया गया, बिरसा मुंडा म्यूजियम। वहां पर बड़ा कार्यक्रम है, मोराबादी मैदान उसके पास ही है, बड़ा कार्यक्रम दोनों है। तो ये सब एक ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो विपक्ष के द्वारा, जिससे कि ये मामला थोड़ा और लंबा खींचे। लेकिन सरकार जो चाह रही है कि सरकार का कहना है कि सीबीआई जांच क्यों? वो इस बात जो बातचीत से जो सामने आ रही है सूत्रों के अनुसार कि वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए ये सब जांच कराने के लिए या कमेटी बनाने के लिए तैयार है। लेकिन सीबीआई जांच के लिए इसलिए नहीं डर रही है क्योंकि आपको मालूम है कि इस अभी जो मौजूदा दौर में केंद्रीय एजेंसियां किस तरीके से काम करती या कर रही हैं। आपको मालूम ही होगा कि ईडी ने किस तरीके से हेमंत सोरेन को राजभवन से गिरफ्तार किया, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से निकल गया, खत्म हो गया मामला। तो ये एक डर है कि फिर एक मामला अगर होगा, मान लीजिए कि ठीक है सीबीआई जांच हो रही है, अब तार खोजे जाएंगे, पूछताछ होगी, पता चला कि फिर एक बार सरकार संकट में। ये एक घटना, ये एक डर है जो ये आशंका है सरकार के तरफ से कि ये केंद्रीय एजेंसियों के आने से बड़ी दिक्कत है। लेकिन सीआईडी जांच पर भी भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि सीआईडी जांच भी जेएसएससी सीजीएल में जो जांच चली, इससे पहले जो जांच चल रही थी, वो भी बहुत अच्छी जांच नहीं कही जा सकती क्योंकि नतीजा अभी तक नहीं मिला। उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी, बेल भी मिल गया। तो ये तमाम चीजें है, तो भी अविश्वास दोनों तरफ से है। छात्र आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन उनके आंदोलन जी बोलिए। सीआईडी की जांच पिछले बार भी अच्छी नहीं हुई, जो जांच चल रही है इस पर भरोसा नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का अगर सीबीआई अगर जांच करते हैं तो उसका मिसयूज हो सकता है। तो फिर समाधान क्या है? कैसे बात बनेगी? तो इसमें देखिए सरकार चाह रही कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के हिसाब के इसमें एक जांच बना दी जाए। दूसरी ओर कैलेंडर जारी करने की, जो एग्जाम्स के कैलेंडर जारी करने के लिए वो बातचीत हो रही कि एग्जाम के कैलेंडर की जारी हो, और ताकि हर एग्जाम जो हो वो समय पर और रिजल्ट समय पर निकले। और एक और बड़ी मांग ये है कि जेपीएससी जो एग्जाम हो चुका 14वीं जेपीएससी उसको रद्द कर दिया जाए, प्रीलिम्स को ही रद्द कर दिया जाए और दोबारा एग्जाम लिया जाए। इससे और एक और जो बड़ा पेंच है जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम, जो कि जिसमें नियुक्तियां हो चुकी है, उसको भी रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि हम मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बार्गेन सरकार और इसमें हो सकता है क्योंकि नियुक्ति हो चुकी है, और जो दूसरे जो जेएसएससी सीजीएल में जो इस बार जो एग्जाम है वो थोड़ा सा फेयर माना जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा विवाद के चांसेस नहीं लग रहे। लेकिन जेपीएससी रद्द करने की मांग की जा रही है, दो महत्वपूर्ण मांग है, और जांच सीबीआई को हो। लेकिन हो सकता है कि बातचीत हो, लेकिन ये सब तब तय होगा जबकि विपक्ष थोड़ा सहयोग करे या विपक्ष की भूमिका इसमें रहे। क्योंकि विपक्ष डायरेक्ट तो है नहीं, लेकिन खाना पहुंचाना और तमाम जो चीजें हो रही है, कोशिश की जा रही है बीच बीच में, वो है हो रहे। तो ये एक बड़ा मामला है। और इतना अब क्या हो रहा है कि दिल्ली से जो लोग आए हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं
कि जो छात्र नेता है वो एबीपी का भी है, वो कांग्रेस के एनएसयूआई का भी है, या फिर आइसा का भी, ये जानकारी नहीं होती। तो ये सारी चीजें एक मिक्सअप भी हो रही है, और इसको लेकर सरकार ने जो जो कल जो बातचीत हुई उसमें यही कहना था कि भाई आप छात्र को भेजिए, हम किसी पॉलिटिकल इसमें आदमी से बात नहीं करेंगे। अब एक मुझे लग रहा है कि एक जो महत्वपूर्ण मसला है कि आपने कहा कि बीजेपी अपोजिशन तो फायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो अपोजिशन को मौका क्यों दे रहे हैं भाई? 25 तारीख से बच्चे बैठे हुए हैं, अपोजिशन को आप जितना जैसे जैसे आंदोलन लंबा खींच रहा है, अपोजिशन को मौका मिल रहा है। जंतर मंतर पर भी हुआ था, अपोजिशन को मौका आप तो जानबूझकर दे रहे हैं, नहीं देना था। तो उसके बाद जैसे मैं कहा, ऐसी मांग जो है आप जानते हैं, ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, मंत्री को पता है, मुख्यमंत्री को पता है, सबको पता है कि वहां स्थिति क्या है। बच्चों की मांग जो है ऐसा वो चांद तो मांग नहीं रहे हैं, वो रोजगार नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रोजगार की जो व्यवस्था है, जो परीक्षा जो प्रणाली उसे ठीक कर दीजिए, जो गड़बड़ियां हैं, जहां परीक्षा में गड़बड़ी है उसे रद्द कर दीजिए, तो ये मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मौका दिया जा रहा है कि ऑपोजिशन उसका फायदा उठाए। ठीक है, ऑपोजिशन सियासत नहीं करेगा तो मैं बात करता हूं कि ऑपोजिशन सियासत नहीं करेगा तो गेहूं धान और खेती थोड़ा करेगा। ऑपोजिशन का ये काम है कि जो सरकार है उसको असहज करे ताकि उसको फायदा हो। असहज करेगा तो उसको उनकी फसल लहराएगी। लेकिन विवेक जी, एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि झारखंड में जो ये आंदोलन चल रहा है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा इतना सुनने के बाद जिसे लगेगा कि वहां जो छात्रों की मांग है वो गैर जरूरी मांग है। किसी को ये नहीं लगेगा कि सब इस बात से सहमत होंगे कि भाई अब तो पानी सर से ऊपर चला गया, इसलिए कि एक बार कोई परीक्षा में प्रॉब्लम होती है तो उम्र मिल जाती है। बच्चे साल भर 2 साल तैयारी करते हैं, पता चला एग्जाम देने गए, पेपर कैंसिल हो गया, पेपर रद्द हो गया, या पेपर को लेकर लिटिगेशन शुरू हो गया। और ऐसे भी हम अगर लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की बात करें, विवेक जी ने भी परीक्षा दिया होगा, मैंने भी दिया हुआ है, हम जानते हैं उस लेवल की तैयारी होती है। और आपको एक एक दिन कितना महत्वपूर्ण होता है। प्री आपने दिया, प्री के रिजल्ट के बाद आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, पता चला कभी प्री हुआ, कभी मेंस हुआ, कभी मेंस प्री दोनों हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ। तो ये अपने आप एक बहुत ही तपस्या वाली चीज होती है। उसके बाद अगर बच्चों को ये लगे कि मैंने इतना मेहनत किया और मुझे नहीं हुआ, मैं सफल नहीं हुआ, कोई ऐसा आदमी सफल हुआ जो बार बार टॉप कर रहा है, हाँ, ऊपर से वो भी कि टॉप करके आया या पास करके आया और आते ही 2 महीना 3 महीना और साल भर के भीतर उसके घर पे अपूर्व संपत्ति मिली, जेल चला गया। तो ये सारी बातचीत हमारी और विवेक के बीच की जो बातचीत हुई, ये बातचीत समझने के लिए काफी है कि झारखंड में परीक्षा प्रणाली की हालत क्या है, युवाओं के आक्रोश की वजह क्या है। और ये चीज दिल्ली से जाकर 2 दिन वहां खड़ा होकर छात्रों को बांटकर, युवाओं को बांटकर, आंदोलन के तरीकों पर सवाल खड़ा कर नहीं समझा जा सकता है। एजेंडे के साथ ये पत्रकारिता नहीं जा सकती। एजेंडे के साथ रांची के जंतर मंतर को आप नहीं समझ सकते हैं। उसके लिए आपको वहां की समस्याओं को समझना होगा। तो विवेक ने जो बातें बताई हैं, मुझे लगा कि लग रहा है कि आप लोग जो भी इसे देखेंगे, देख रहे हैं, उन्हें ये बात तो समझ में आ गई हो कि सही मायने में जिस राज्य के मुख्यमंत्री युवा है, उसी राज्य में युवाओं के साथ गड़बड़ी हो रही है। और उस युवाओं के असंतोष को समझने में जो सक्रियता दिखाई जानी चाहिए, जो अर्जेंसी दिखाई जानी चाहिए थी, वो मुख्यमंत्री की तरफ से मिसिंग है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य, युवाओं के भविष्य को लेकर सियासत होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या शिबू सोरेन की पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी पार्टियां हैं, वो सब मिलकर के समस्या का समाधान निकालें। और झारखंड ही नहीं, देश में कहीं भी युवाओं का मसला हो, रोजगार का मसला हो, तो वहां पर उसके लिए बच्चों को सड़क पर नहीं उतरना पड़े, उसके लिए बच्चों को अन्न जल त्यागना नहीं पड़े, पहले ही सरकारों को सुन लेना चाहिए बच्चों के मसले में। और जैसा अभी मोहन भागवत कल का आपने स्टेटमेंट सुना था कि वो है तो जी पे किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी आई थी, मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी आई थी, उन्होंने कहा था कि देश में आंदोलन करने वाले युवाओं के साथ नरमी पेश आइए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी मांग पर विचार कीजिए, उनके साथ ज्यादती मत कीजिए, क्योंकि अगर उनसे आप मजबूत सरकार अगर युवाओं के साथ ज्यादती करेगी तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। मिलिए, बैठिए, समझिए, समझाइए, उनके मुद्दों को एड्रेस कीजिए।
और यही समय की मांग है। तो हमारी कोशिश थी कि हम इस मसले को समझें, समझाएँ। उम्मीद है ये बातचीत हमारी पसंद आई होगी। अभी यही आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद और इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान, ये गतिरोध खत्म होगा। बच्चों में एक भरोसा लौटेगा लोकतंत्र के प्रति और परीक्षा प्रणाली झारखंड में बेहतर होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये बातचीत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।